बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है के साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, ख्याल, एहसास और अल्फाज जहन की काल कोठरी में बंद हो जाएं या लफ्ज़ जो जंजीरों में जकड़ चुके हों, लहजे जो आवाज़ खो चुके हों और हरफ तमन्ना का कशकोल हाथ में लिए इजहार की भीख मांग रहे हों, ऐसे में एहसास को पसे ज़िंदान कैसे और कब तक किया जा सकता है? जब जस्टिस काजी फायज ईसा ने इतवार को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 29वें चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ उठाया तो उनके साथ उनकी अहलिया सरीना ईसा भी खड़ी थी। ऐवान सदर में इस तकरीब हल्फबरदारी के दौरान स्टेज पर सरीना ईसा की मौजूदगी बहस का मौजू बनी, जिसे बाज़ हल्के एक नई रिवायत के तौर पर देख रहे हैं और सरीना ईसा की स्टेज पर मौजूदगी को तारीख का शॉर्ट और स्वीट इंतकाम कह रहे हैं। पाकिस्तान की अदलिया के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया में इंसाफ की फराहमी के लिहाज से आखिरी नंबरों पर आती है, जिसकी वजह यही है कि हमारी अदालतें इंसाफ देने में नाकाम रही हैं। अगर यहाँ मजलूम थाने में जाने से डरता है तो कोर्ट कचहरी का भी यही हाल है। नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सामने कई चैलेंजेस सर उठाए खड़े हैं। काजी फायज ईसा को किसी एक सियासतदान या सियासी गिरोह का नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के आइन का साथ देना है, जिसके अज़्म का यादा उन्होंने ये कहकर कर दिया कि हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा, फैसलों का नहीं आइन का ताबे हूं। इसके साथ ही आज इलेक्शन कमीशन ने हल्काबंदी का अपना काम हर सूरत 26 सितंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। और आज की बात यह है कि क्या जल्द हल्काबंदियों से बर वक्त इंतखाबात मुमकिन हो पाएंगे? इन तमाम इशूज पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, रजा रहमान साहब और हमें ज्वाइन करेंगी आसमा वदूद साहिबा। मैं आपसे आगाज करूंगी। रजा रहमान साहब, जरा रोशनी डालें कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक्चुअली है क्या और ये मुतनाज़ क्यों बन गया? जी शुक्रिया है ना, इसको बाय वे ऑफ इंट्रोडक्शन आपके नाज़रीन की ज़रा मेमोरी यादाश्त को भी ताज़ा करने के लिए देखें, ये अप्रैल 2023 में आया था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023। इसमें इन्होंने रेगुलेट किया था जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस की बात की थी। सुप्रीम कोर्ट की एक जो मैटर्स आते हैं सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में अंडर आर्टिकल 184 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली अंडर आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक आर्टिकल है आइन का जो बहुत सालों से उसकी प्रोमिनेंस आई है, कंट्रोवर्शियल भी हुआ है। उसमें सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन की भी बात उसमें आ जाती है। अमिल के एक आम तासुर ये है कि ये जो 184(3) है वो सुओ मोटो की बात करता है, लेकिन वो 184(3) ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, जिसमें सुओ मोटो भी लिया जा सकता है और ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ अ पार्टी भी वो जुरिस्डिक्शन अस्यूम की जा सकती है। तो ये सारा जो कानून था इसको रेगुलेट इनकी जो एक प्रैक्टिस और प्रोसीजर था कि आप उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस हैं, एक्सरसाइज ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, ये सारी चीज़ों को ये रेगुलेट कर रहा था। तो इस पर ऑब्वियसली इसमें इसको सस्पेंड कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब बंदयाल साहब थे चीफ जस्टिस, और अब इसको सुना जा रहा है, फुल कोर्ट इसको सुन रहा है, एंड राइटली सो, बिकॉज ये एक ऐसा मामला है जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी पावर्स, अपनी प्रोसीजर, अपनी प्रैक्टिस, अपनी जो सारी उनकी है ये फंडामेंटल राइट्स के जो केसेस हैं उससे ये डील करता है। सो ये बहुत ही खुश आइन ये फैसला था जो नए चीफ जस्टिस साहब हैं काजी फायज ईसा साहब, कि उन्होंने इसको एक फुल कोर्ट को किया कॉन्स्टिट्यूट, इसकी ओपन हेयरिंग की, लाइव टेलीकास्ट हुआ। देखिए अवाम को भी एजुकेट करना चाहिए इस चीज़ के बारे में। सो देखिए अब इस पर जो फैसला अल्टीमेटली आएगा वो मेजॉरिटी से आएगा, इसके फेवर में आ सकता है, इसके ख़िलाफ़ आ सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस और प्रोसीजर की बात हो रही है वो लेट द सुप्रीम कोर्ट, अगर इस पे उन्होंने जुरिस्डिक्शन ले ली हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, तो लेट देम डिसाइड देमसेल्व्स बाय फुल कोर्ट। तो ये इंटरेस्टिंग, ये बड़ी खुशाइन बात है कि फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, और इसमें आज मैं भी कुछ प्रोसीडिंग्स इसकी देखता रहा हूँ फ्रॉम टाइम टू टाइम, और बड़ी इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट्स इसमें आई हैं। ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स की बात की गई है। लॉ जो होता है अंडर आर्टिकल 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स की बात करता है, वो बात करता है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, कि लॉ क्या होता है। उस पर काफ़ी इंटरेस्टिंग जो डिबेट हुई है बिटवीन द जजेस एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान एंड वो, और ख्वाजा तारिक रहीम साहब जब पहले प्रेजेंट कर रहे थे केस, उसके बाद फिर ये सब्सटेंटिव राइट ऑफ अपील है। ये बड़ा एक कंट्रोवर्शियल और पोटेंशियली कंटेंशियस इशू है। सेक्शन जो 5 इसका है कि अगर ये 184(3) के नीचे कोई फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें अपील दी जाती है, और उसका एक रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है कि पहले भी जो केसेस डिसाइड हुए हैं उसमें भी अपील दी जाती है। तो ये बड़ा एक फोर फ्रंट पे है। सो इन सारी चीज़ों पे आज बहस हुई है,
और ये इंटरेस्टिंग है, अच्छी बात है कि इसके ऊपर अल्टीमेटली फैसला हो जाए रादर देन इट बीइंग सस्पेंडेड। बेहतर यही है कि इस पर यह डिसाइड किया जाए कि ये इंट्रा वायरस कॉन्स्टिट्यूशन है या अल्ट्रा वायरस कॉन्स्टिट्यूशन है। सही, ठीक है। रज़ी साहब, एक तो ये कि आज की जो समाअत थी वो पहली बार बराह रास्त नशर भी की गई और सबने सुना कैसे दलाइल दिए गए और किस तरह से इस्तफसार किया गया जजेस साहिबान की जानिब से। आप कैसे देखते हैं आज की समाअत को? देखिए, वो एक बड़ा मुहावरा है, रज़ा रहमान विल बेयर मी आउट, कि इंसाफ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। एग्जैक्टली। आज वो पूरी कौम को नज़र भी आया और इसका नतीजा क्या निकला, आज कौम को पता चला कि कौन लियाकत और काबिलियत के किस पायदान के ऊपर खड़ा हुआ है। और वो जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं और वो बड़े बड़े जो मुजस्मे हैं जो बने हुए हैं, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, बेंच की दोनों साइड के ऊपर, बेंच के सामने भी और बेंच के अंदर भी, वो लोग जो हैं वो क्या हैं। बहरहाल ये लोगों का हक है, क्योंकि काजी फायज़ ईसा साहब ने एक से ज़ायद मरतबा फरमाया कि जनाब ये जो लोग हमारे लिए टैक्स अदा करते हैं हमारी तनख्वाहों के लिए, वो ये डिज़र्व करते हैं कि हम उनके मुकदमात का, उनके मामलात का फ़ैसला करें। तो इसलिए हमें ये केस जल्द निपटाना है, ताहम उसकी समाअत मुलतवी हो गई है। देखिए, बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के अंदर मेरा ख्याल एक जजमेंट दी कि हुकूमत से मुराद प्राइम मिनिस्टर नहीं है, हुकूमत से मुराद प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट है। और प्राइम मिनिस्टर के किसी भी हुक्म को हुकूमत का हुक्म नहीं समझा जाएगा और नहीं माना जाएगा जब तक कि कैबिनेट उसको एंडोर्स नहीं करती। वही सुप्रीम कोर्ट उसे अगर ये कहा जाए कि हजूर आप एक ग्रेड में तरक्की करते करते ऊपर वाले ग्रेड में आके आप जज बन गए, तो आप जो हैं इतने, मेरा मतलब है कि वो नहीं हो गए कि आप कहें कि मैं किसी को जवाबदेही नहीं हूं, आप भी थोड़ी सी पावर शेयर कर लीजिए। ये देखिए, ओरिजिनल जो लेजिस्लेशन हो चुकी है उसके अंदर यही है कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब जो है वो चीफ जस्टिस नहीं है, चीफ जस्टिस प्लस तमाम जजेस हैं। ये स्पिरिट है उस जुरिस्डिक्शन की, लेकिन इन सो मेनी वर्ड वो कहा नहीं गया हुआ। तो अब अगर उसकी तरफ पार्लियामेंट ने कदम बढ़ाया, अगरचे पार्लियामेंट का जो कदम बढ़ाया जाना था वो एक खास अमल के रद्द अमल के तौर पे आया, अगर वो अमल ना होता तो हो सकता है कि 43 साल तक, जैसे कि बेंच की प्रोसीडिंग के दौरान कहा गया, 43 साल मजीद भी गुजर जाते ना। लेकिन जब हुकूमत के अपने सियासी मामलात और मफादात के ऊपर जद पड़ी तो उन्होंने ये कानून पास कर लिया और अब वो उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आए हैं। देखिए, बात सुनिए, बात वही है जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फरमाई है। उन्होंने कहा है कि ये कैसे 2 या 3 गैर मुंतखब लोगों को हक दे दिया जाए कि वो मुंतखब पार्लियामेंट के बने हुए कानून को टर्न डाउन कर दे, रिजेक्ट कर दे, ठीक है, डिसमिस कर दे। उसकी वजह यह है कि दुनिया भर के अंदर होता है जुडिशियल ओवरव्यू जो होता है वो दुनिया की तमाम अदलिया करती है अपने आइन के ऊपर, लेकिन वो उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेती हैं, उसके ऊपर राइट अप लिखती हैं, पार्लियामेंट को भेजती हैं कि जनाब आपके इस कानून के का इख्तलाफ है, कंट्राडिक्शन है आइन के इस बुनियादी ढांचे से, तो हमारी ख्वाहिश है कि आप पार्लिमानी कमेटी के अंदर इसको रखें और इस पर गौर करें और ये चीजें इसमें से निकाल दें। बाय द वे, जब तक ये रहे हैं इफ्तिखार चौधरी साहब, अगर आपको याद हो 18वीं और 19वीं और 20वीं जो तरामीम हुई थी उसके अंदर यही तरीकाकार अपनाया गया था। ये जो फिरौनियत आई है ना कि जब मैंने कह दिया कि ये कानून नहीं है तो फिर ये कानून नहीं है, फिर उसका जवाब पार्लियामेंट की तरफ से आया है। मेरा ख्याल है कि तमाम अदारों को अपने अपने हदूद के अंदर रह के, कोई अगर पार्लियामेंट के एक्ट के तहत वजूद में आया है तो वो पार्लियामेंट से छोटा ही रहेगा वो अदारा, भले वो खुद को जितना मर्जी अज्यूम कर ले। जो जुडिशियल ओवरव्यू है, आखिरी फिक्रा, जुडिशियल ओवरव्यू है उसकी भी एक लिमिट्स हैं और दुनिया भर के अंदर उसकी एग्जांपल्स मौजूद हैं। इसलिए पहिया ईजाद करने की कतई जरूरत नहीं है, पहिया ईजाद हो चुका हुआ है, हमें बस अच्छा सा पहिया जो है वो दुनिया में किसी अच्छे मैन्युफैक्चरर से ले लेना चाहिए। ठीक है, आसमा साहिबा, क्या लगता है आपको इस तरह के जो इकदाम है उससे आगे आने वाले केसेस पर क्या असर पड़ेगा? आइंदा आने वाले दिनों में इस तरह के इकदाम से जो अदलिया का वक़ार है मजीद बुलंद होता देख रही हैं आप? देखिए जी, बेसिकली द पर्पस इज टू इंश्योर
ट्राइकोटमी ऑफ पावर, हर जो हमारी के 3 बुनियादी आपके सुतून है रियासत, वो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करने चाहिए, ऑपरेट करने चाहिए और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करने चाहिए। अभी इस रास्ते में जो इकदाम उठाए जाए, जिस तरह से इसको और से ज्यादा स्मूथ किया जाए, उसे अप्रिसिएट करना चाहिए। और बेसिकली आई एम नॉट अथॉरिटी ऑन दीज लीगल मैटर्स, ना मुझे बहुत ज्यादा इंसाइट है इस हवाले से, लेकिन एज ए स्टूडेंट, एज ए ऑब्जर्वर, व्हाट आई कैन सी इज दैट कि आपने एक मुद्दा जब हो गया है तो उसे बिल्कुल ही एक फ्रीली इम्बाइस्ड, इम्पार्शियल इस तरीके से टेकअप करके उसको ऐसा एक रंग देना कता चाहिए। कलामी की माजरत आसमा साहिबा, हमें साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर ने भी ज्वाइन कर लिया, उन्हें शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अशतर औसाफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज की जो समाअत थी और इसमें जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे, कैसे देखते हैं आप आज की समाअत को? और जो आज जो रिमार्क्स दिए गए हैं उस स्टेटमेंट से तो लगता है कि चीफ जस्टिस साहब चाहते हैं कि उनके जो इख्तियारात हैं वो कमेटी के सपोर्ट मामलात जो हैं, जब केस पेंडिंग हो तो उसके ऊपर कोई सैर हासिल गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, ताकि ये ना समझा जाए या देखा जाए या परसीव भी किया जाए कि प्रोसीडिंग्स के ऊपर असरअंदाज होने की कोई बात है। लेकिन चूंकि ये डिबेट आज ही नहीं चल रही, ये डिबेट उस दिन से चल रही है जब पहली दफा दरख्वास्त की गई और कहा गया कि जनाब कौमी और नेशनल अहमियत के मामलात जो हैं 184(3) के मामलात, खास तौर पे सो मोटो के मामलात बिल उमूम जो है वो फुल कोर्ट सुने। तो ये बहस उस वक्त से चल रही है और ये पब्लिक डोमेन में है। अब उसके बाद कानून बनाया गया और कानून में ये कहा गया कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाए हैं, उसमें इख्तियार हासिल है आइन के तहत हुकूमत को भी जो है रूल्स बनाने का। अगर जो लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट रूल्स नहीं बनाता तो फिर उस वैक्यूम को कवर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है। लेकिन पार्लियामेंट के पास जो इख्तियार है वो एक ऐसा इख्तियार है जो इलेक्टेड लोग किसी कोर्ट के प्रोसीजर के बारे में करेंगे। तो पहली तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि रिमार्क्स और जो कमेंट्स होते हैं जो बेंच की तरफ से आते हैं वो हतमी कभी नहीं होते, वो पूछे जाते हैं या दिए जाते हैं टू इलिसिट रिस्पॉन्स, यानी वो सवालात इसलिए होते हैं कि अगर कोई अबहम है, कोई ऐसी वजाहत तलब बातें हैं, तो वो वजाहत तलब बातें और अबहम दूर किए जा सकें। तो अल्टीमेटली जो फैसला आएगा वही असल में कोर्ट की जुबान होगी, वही कोर्ट का कलम होगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि चीफ जस्टिस साहब जो इस वक्त प्रिजाइड कर रहे हैं, उन्होंने अपना जो मुद्दा है, अपना जो उनका ओपिनियन है और उनका जो सोच है और कानूनी जो जिस तरीके से देखते हैं, उसमें उन्होंने एक दफा नहीं बारहा कहा कि ये स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, ये इख्तियार किसी एक शख्स का नहीं होना चाहिए। ये इख्तियार जो है ये अगर जो है इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि उसके अंदर ना डिस्क्रेशन हो, यानी उसके अंदर अपनी जाती सवाबदीद, जाती पसंद नापसंद हो ना हो, तो ज्यादा बेहतर है। और मैंने पहली दफा देखा है किसी भी ऐसे सरबराह को किसी इदारे के जो अपने इख्तियारात जो कि जुडिशल वर्डिक्ट से भी उसको दे दिए गए हों, उसको वो शेयर करने को तैयार है। किस लिए? वैसे अशरफ साहब बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि क्यों, किस लिए तैयार है वो इख्तियारात शेयर करने के लिए? इदारे की बेहतरी के लिए, सही, ताकि इदारे का वकार बढ़े। याद रखिए कि जो इज्तिमाई फरासत है, इज्तिमाई जो जहन है, इज्तिमाई जो एक्सपीरियंस है, उसका नेमुल बदल कोई नहीं है। और ये भी जरूर अपने जहन में रखिएगा कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर को भी मतलबुल अनान नहीं बना दिया गया, उसको भी कैबिनेट के साथ मुशावरत करना है और बाकी चीजें करनी है, तो यहाँ पे क्यों नहीं? और क्या ये कोर्ट को बेहतरी की तरफ लेके जाएगा? मुझे यकीन है कि ये इकदाम जो है काबिल तहसीन है और ये कोर्ट को बेहतरी की तरफ लेके जाएगा।
बिल्कुल ठीक। सलमान आबिद साहब, आपको क्या लगता है जो आज की समाअत थी, जिस तरह से चीफ जस्टिस के रिमार्क्स रहे, उस पर आप अशर असाद साहब से कुछ सवाल करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि ये हमें बताया जाए कि जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, जो एक बड़ा दरीना मुतालबा रहा है पाकिस्तान में बार काउंसिल्स का, जजेस के कॉन्टेक्स्ट में, रिटायर्ड जजेस, और मीडिया के अंदर भी ये डिबेट होती है, तो जो ख़ास तौर पे जजेस की तकर्री का तो तरीक़ाकार है, क्या उसमें भी कोई तब्दीली आप देख रहे हैं अगले कुछ अरसे में, कि इस पे भी ये जो जुडिशल काउंसिल है या जो अपना जजेस जो हैं या सुप्रीम कोर्ट जो है या चीफ जस्टिस साहब, इस पर भी कोई अपना गौर फरमाएंगे कि जो जजेस की तकरीरी का तरीकाकार है इसको भी शफाफ बनाया जाए? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये ऐसा सवाल है जिसको बिल्कुल एड्रेस करना चाहिए। मेरी दानिस्त में जो कमीशन के इंटरनल रूल्स हैं उस पे भी बहुत बहस हो चुकी है। बहुत सारी इसके ऊपर कॉरेस्पॉन्डेंस जो है, यानी जो चिट्ठियां लिखी गई, वो भी पब्लिक डोमेन में है, और उनमें चीज़ा 3 बातें हैं। एक, कि क्या सीनियरिटी का प्रिंसिपल वाहिद प्रिंसिपल है या वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल है और बाकी प्रिंसिपल्स उसके साथ होंगे, और वो क्या हैं कि वो जज साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट में लाए जा रहे हैं हाई कोर्ट से, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में क्या बातें लिखी गई हैं। नंबर 2, उनका कॉन्डक्ट, उनकी स्टैंडिंग, उनकी जो जजमेंट्स हैं वो किस नौइयत की हैं। नंबर 3, कि क्या वो सिर्फ 3 बरस के लिए वहां पे होंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे ही देखा गया है कि जो रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में ले आते हैं, या जो रिटायर होने वाले जज होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट। और ये जो पिक एंड चूज वाली बात है, और वो भी पिक एंड चूज बाय वन सिंगुलर पर्सन, वो भी मुनासिब नहीं है। इसके अलावा जो इसमें भी स्ट्रक्चरिंग की बहुत जरूरत है। इसके अलावा एक और पहलू है, वो पहलू है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके जो इख्तियार जो है बिल्कुल सलब कर लिए गए हैं, वो तो बिल्कुल एक रबर स्टैम्प बन गई हुई है, इसलिए उसमें भी रिफॉर्म्स की जरूरत है। उसके भी रूल्स बनने, वो सारे सिलसिले होने चाहिए। तीसरा एक और पहलू है, और वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट को भी रिव्यू करने की जरूरत है, उसके रूल्स को भी रिव्यू करने की जरूरत है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन दोनों इदारों को हेड भी करते हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी और जो कमीशन है जुडिशल। तो मुझे उम्मीद है कि उस तरफ भी रिफॉर्म्स की बात आएगी, और उसके अंदर भी एक स्ट्रक्चरिंग होगी, उसमें भी मुशावरत का अमल आएगा। और मुझे लग रहा है, मुझे बल्कि यकीन वासिक है कि पार्लियामेंट और ये आपस में अगर एक दूसरे के साथ आइलैंड्स ना बने रह जाएं, आइलैंड्स नहीं बनना चाहिए, किसी इदारे को भी जजीरा नुमा नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे कोई बाहर से आके पुल नहीं बनाएगा उनके दरमियान। तो ये मुल्क और पाकिस्तान की सालमियत की बात है, इसके अवाम की बात है। मेरे नजदीक पाकिस्तान मुकद्दम है। जब पाकिस्तान मुकद्दम का आप नारा लगाएंगे और आप सिर्फ नारा नहीं लगाएंगे, उस पर अमल करेंगे, तो मुशावरत का अमल शुरू हो जाएगा, और मुशावरत के अमल से कभी नुकसान नहीं होगा। ठीक, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अशर असाद साहब, आपने अपना कीमती वक्त। आसमा, मैं आपकी जानिब फिर से आऊँगी। जैसे आप बात कर रही थी ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स की बात हुई आज की समाअत में, और हम बात कर रहे थे इस तरह के स्टेप से क्या अदलिया का वक़ार मज़ीद बुलंद होगा। मैं चाहूँगी आप कंटिन्यू करें। देखिए जी, जैसे सर ने बिल्कुल कहा, हमारी जुडिशल सिस्टम में बहुत लूप होल्स हैं और उनके ऊपर फोकस जरूरी है, रिफॉर्म्स की जरूरत है। एक इंसाफ एक ऐसी चीज है जो कि ऑन द डोर स्टेप लोगों को डिलीवर होना चाहिए। वो कैसे होगा? अभी फिलहाल हमारी हम इसको फुल कोर्ट तो कह रहे हैं, लेकिन अभी हमारे फुल कोर्ट अपने में जजेस की तादाद जो होनी चाहिए उससे भी कम है। हम अभी फिलहाल यार नोवेयर नियर वेयर जहां पर हमारा जुडिशल सिस्टम होना चाहिए। तो इस किस्म के इनिशिएटिव्स जो कि आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करने के लिए, अपनी अथॉरिटी को रीडिफाइन करने के लिए, रीड्राफ्ट करने के लिए लिए जाते हैं, ये हमेशा दे आर एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन। अभी
जैसे सर ने और इसको हाईलाइट किया कि जो मैं कहना चाह रही थी उसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए सर ने कहा कि आइलैंड्स इन पिलर्स को नहीं बनना चाहिए, इनके दरमियान में दे हैव टू बिकम ये कोहेसिव फोर्स के तौर पे पाकिस्तान को बेहतर बना सकते हैं। अगर ये आइलैंड्स के तौर पे रहेंगे, एक दूसरे को कॉन्ट्रोडिक्ट करते रहेंगे बजाय इसके कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, तो पाकिस्तान कभी भी अपना फुल पोटेंशियल हासिल नहीं कर सकेगा। इन सबको मिलके चलना, और मिलके चलने के लिए इस किस्म के कोई इनिशिएटिव्स होते हैं जहाँ पे चेक एंड बैलेंसेस को आप अकोमोडेट कर रहे होते हैं, जहाँ पे आप थिंक टैंक्स को अकोमोडेट कर रहे होते हैं, जहाँ आप ओपिनियन डाइवर्सिटी को, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को अकोमोडेट कर रहे होते हैं। ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट करते हैं। और हमारी जहाँ पे हर सिस्टम में फिलहाल इम्प्रूवमेंट का एक क्या कहते हैं वाइड स्कोप मौजूद है, उन इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स में these kind of steps are always in the right direction. मैं क्योंकि ज्यादा जेनरिक थोड़ा कह रही हूँ क्योंकि precisely I'm not a legal expert. ठीक, बिल्कुल ठीक। सलमान अभी साहब, जिस तरह से भी आसमा भी बात कर रही थी, अशतर उस्ताद साहब भी कह रहे थे कि आयरलैंडर्स नहीं होना चाहिए, जब मुशावरत का अमल शुरू होगा तभी जो है बेहतरी आनी शुरू होगी। अगर जैसे मुशावरत के अमल का और पाकिस्तान को मुकद्दम रखने का उन्होंने कहा कि नारा लगना चाहिए, वो तो अगर आज की समात देखी जाए तो लगता है कि लगा दिया गया है, तो फिर जो आगे 50,000 से ज़ायद ज़ेर इल्तवा केसेस हैं उनका आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? देखिए, मौजूदा चीफ जस्टिस की शायद जो मुद्दत है वो कोई 1 बरस या उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, करीबन 13 माह। अब चैलेंजेस जरा सुने क्या है। पहला चैलेंज ये है कि जो इस वक्त जुडिशरी के अंदर तकसीम है और जिस किस्म से हम बेंच फिक्सिंग के मामलात को उठाते रहे हैं, अब इसके अंदर वो जो तकसीम है उसको वो कैसे एड्रेस करते हैं ताकि जुडिशरी एक रिफ्लेक्ट हो, नंबर 1। नंबर 2, जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, चाहे वो अदालती कॉन्टेक्स्ट में है, चाहे वो सुप्रीम जुडिशल कॉन्टेक्स्ट में है, चाहे वो जजेस की तकरीरी का तरीकाकार है, जितने भी मामलात हैं उसको ये कैसे लीड करते हैं, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल यह है कि पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक की इस वक्त बदतरीन पमालियां हो रही हैं, मिसाल के तौर पे परवेज लाई का ही केस ले लें, अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर क्या करती है। या जो 4-4 माह से लोग अंदर बैठे हुए हैं, केस अभी तक शुरू ही नहीं हुए, उनके बारे में उनका क्या ख्याल होगा, ये भी देखना पड़ेगा कि कितना वो इन चीजों को एड्रेस करते हैं। जो अदालतें जो हैं जो जमानतें दे रही हैं उसके साथ हुकूमत और इंतजामिया जो सलूक कर रही है उस पर वो क्या चीज दिखाते हैं। बहुत बड़े-बड़े चैलेंजेस हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब अभी जैसे जैसे सफर आगे बढ़ेगा हमें पता चलेगा कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो है या उनकी जो पूरी कैबिनेट है वो किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो अदालती मामलात हैं उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कर सकेंगे, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर सकेंगे, तभी ये चीजें उनके बारे में रिफ्लेक्ट कर सकेंगे ना। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे यहीं से गुफ्तगू का बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे आज के अहम केस की अहम समात के हवाले से जिसे बराह रास्त नशर भी किया गया है। रज़ा रहमान साहब, आज समात में एक मौके पर जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल ये किया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक 184(3) में अपील का हक दिया गया है, लेकिन फुल कोर्ट अगर इस कानून को दुरुस्त करार दे तो अपील कौन सुनेगा? देखिए, ये मेरे जो एक नाकस कानूनी राय आप समझ लें, बिकॉज ये मैटर सब जुडिस है ऑब्वियसली, इस पे तो अल्टीमेटली जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही आना है। यू बीइंग एन एडवोकेट, मी बीइंग एन एडवोकेट, एक मेरी राय में जी कि जो सेक्शन 5 है ना इसका, इस एक्ट का जी, ये दिस कुड प्रूव टू बी द मोस्ट कंटेंशियस वन। और कल को अगर ये कानून ना, मुझे नहीं पता इस पे फैसला करते हैं कि इन्होंने इसको पूरी तरह स्ट्राइक डाउन करना है या इन्होंने कुछ सेक्शन स्ट्राइक डाउन करना है। मेरे राय में ये सेक्शन 5 जो अपील वाली बात है ना, ये सबसे ज़्यादा कंटेंशियस है और ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, ये है इन टर्म्स ऑफ इट्स रिटेंशन। इसकी मैं आपकी 2-3 वजह बता देता हूँ और उसी जो जस्टिस आयशा मलिक के जो रिमार्क्स थे कि आपका अगर एक फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करके किसी चीज़ पे फैसला करता है अंडर द लॉ, तो उसकी अपील आप, बिकॉज वैसे तो अगर आप अपील है ही नहीं, एज द लॉ स्टैंड्स आपके पास सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ अपील है ही नहीं, सिर्फ रिव्यू की ऑप्शन आपके पास है, नजरसानी है अंडर आर्टिकल ये है 188 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब आपने अगर अपील का इंट्रोड्यूस कर दिया है और आपका अगर एक फुल कोर्ट 191 नहीं 188 जी, ओके 188 है जो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हाँ ठीक है, 191 भी आज बहुत ज्यादा कोर्ट हुआ ना, वो 191 है सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट बना सकता है उसके बारे में, बट 188 है राइट ऑफ रिव्यू जो है।
अब उसमें उन्होंने कहा कि अगर फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हो जाए और वो किसी चीज़ पे फैसला कर ले तो आप अपील किस तरह करेंगे। तो ये बहुत ही एक वैलिड पॉइंट है, बिकॉज देखें इसके साथ जो सारा जो लॉ है ये प्रैक्टिस और प्रोसीजर की बात कर रहा है, लेकिन सेक्शन 5 इज़ वन सेक्शन जिसने एक राइट सब्सटेंटिव राइट ऑफ अपील दी हुई, ये सब्सटेंस में चला गया हुआ है। अब इस पर बहुत बड़ी ये डिबेट पहले भी थी जब ये कानून आया था कि क्या ये आप लॉ के थ्रू कर सकते हैं एक सब्सटेंटिव राइट, या आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी आइनी तरमीम के ज़रिए आपने एक राइट ऑफ अपील देनी है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत कंटेंशियस इशू बन सकता है। इस पर आई थिंक कुछ इनकी जब वो मुकादमा हुआ था चीफ जस्टिस साहब का भी और जजेस का और ये अटर्नी जनरल का भी, तो उन्होंने यही कहा था कि अगर मैं पूरा कोर्ट बना लें तो उस पर शायद कोई बात हुई। अब मैं ऑब्वियसली ज़रा मेमोरी थोड़ी सी इतनी प्रोसीडिंग्स थी, बट कुछ इस तरह डिस्कशन हुआ शायद छोटा अगर बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो जाए उसके खिलाफ फिर बड़ा बेंच जो है वो अपील सुन ले, वो सारी बातें हुई हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये बड़ा वैलिड पॉइंट है जस्टिस आयशा मलिक का, बिकॉज अगर फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हो जाए दैन यू ओनली गॉट एज अ लॉ स्टैंड्स, एज अ कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स नाउ, आपके पास सिर्फ 188 की राइट ऑफ रिव्यू है। तो ये सबसे ज़्यादा सेक्शन 5 सबसे ज़्यादा कंटेंशियस प्रूव हो सकता है। लेकिन अगर ये लॉ अपहेल्ड हो जाता है तो वो भी तो अल्टीमेटली हिट होगी ना जी, 188 वाली भी, उसके अंदर भी तो थोड़ी सी अगर ये अपहेल्ड हो जाता है। देखिए रईस साहब, वो आइन की शिक है, उसको लॉ अमेंड नहीं कर सकता, उसके लिए सिर्फ आपको आईनी तरमीम करनी पड़ेगी 2/3 मेजॉरिटी, जो कि अगली पार्लियामेंट ही वो पार्लियामेंट ही कर सकती है, तो आप वो नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। ये बहुत ये इंटरेस्टिंग, अब आगे बड़ी इंटरेस्टिंग थी, मतलब कि मेरे लिए आज जब मैंने काफ़ी आज प्रोसीडिंग सुनी है, ये बड़ी, वैसे मैंने आपके प्रोग्राम के शुरू में अर्ज किया, ये बहुत खुशाइन बात है कि एक सामने आप पब्लिक एजुकेट हो रही है, हम वकला एजुकेट हो रहे हैं, एक ट्रांसपेरेंसी आ रही है इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और जस्ट टू ऐड ऑन टू जो अख्तर साहब ने फरमाया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंस्टीट्यूशंस, ये जैसे जुडिशरी है उसका रिफॉर्म होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, और ये मेरा ख्याल है उसी की तरफ एक बहुत एक अहम कदम है। ठीक है रजी साहब, अगर देखा जाए तो ऐवान सदर में जब हल्फ उठाया गया, तकरीब हल्फ बरदारी के दौरान स्टेज पर सरीना ईसा की जो मौजूदगी थी वो भी काफ़ी बहस का मौजू बनी रही है। बाज़ हल्के इसे एक नई रिवायत के तौर पर देख रहे हैं और सरीना ईसा की स्टेज पर इस मौजूदगी को तारीख का शॉर्ट एंड स्वीट इंतकाम कह रहे हैं। आप क्या राय रखते हैं? देखिए, मैं इस पे राय देने से पहले मैं ये बात कह दूं, आपने गुज़िश्ता, आप हमारी बड़ी मोहतरम एंकर हैं, आपने गुज़िश्ता सेगमेंट के अंदर फ्लो के अंदर ये कहा कि अपनी पावर तो कोई नहीं देता या इसकी कोई मिसाल मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के सियासतदानों के अंदर एक मिसाल मौजूद है। जनाब आसफ अली जरदारी साहब ने जब वो सदर बने तो उन्होंने अपनी बहुत सारी पावर्स जो थी वो पार्लियामेंट को सरेंडर की, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को सरेंडर की। ठीक है, तो इसलिए एक सियासतदानों ने मिसाल पेश कर रखी हुई है, तो मैंने कहा उसको मेंशन कर देना चाहिए। अगरचे हम कोई, मेरा मतलब है कि जरदारी साहब जो हैं उनके बारे में अमूमी राय इस प्रोग्राम में अच्छी नहीं दी जाती, लेकिन तो फिर भी चलती आ रही है। हाँ, जो जिसका ड्यू राइट है वो उसको देना चाहिए। अब आ जाइए इस तरफ। देखिए, सरीना ईसा इज जस्ट अनदर वाइफ ऑफ अनदर जज नहीं थी। सरीना ईसा जो हैं वो सरदार ईसा की बहू हैं, जो कि कायदे आज़म के बड़े करीबी और बड़े लाडले और बड़े प्यारे, और उन्होंने उनको बलूचिस्तान मुस्लिम लीग का सदर रखा। जी हाँ, फायज ईसा साहब के। जी हाँ। अच्छा, सरीना के वालिद साहब भी नवाब थे, ठीक है, ये भी आप जहन में रख लीजिए। तो मतलब कि जिन्होंने एक गो के अंदर अपनी बेटी को 800 एकड़ ज़मीन जो थी वो गिफ्ट की थी एज ए इनहेरिटेंस, और उनके जो थे उनसे पूछा गया कि आप अपना सोर्स ऑफ इनकम बताएं, क्योंकि वो पास टाइम के लिए एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने भी चली जाया करती थी। तो कहा गया जी टीचर के पास, आज भी एक पार्टी के लोग जो है ना वो सोशल मीडिया पे यही कहते हैं जी टीचर के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। भाई वो टीचर नहीं थी, वो एक नवाब की बहू थी, एक नवाब की बेटी थी। अब आगे आ जाते हैं, फिर उनकी विच हंटिंग की गई ना। उनके जो वो थे अल्लाह का रिटर्न जो थे उनके साथ टेम्परिंग हुई, उसमें से बहुत सारे डॉक्यूमेंट गायब करके फिर उनके खिलाफ एक रेफरेंस बना और उनको वीकनेस बनाने की कोशिश की गई अपने हस्बैंड की। ठीक है, तो उन्होंने उसका मुकाबला किया, एक फोरम पे, दूसरे फोरम पे, तीसरे फोरम पे, उन्होंने तीनों फोरम्स में उसका मुकाबला किया और उनकी साहबजादी ने उनका साथ दिया। तो वहां पे उनका खड़ा किया जाना सिंबॉलिकली बहुत स्ट्रॉन्ग था
कि देखिए एक बीवी, एक सुहागन जो अपने मियाँ के साथ खड़ी रहती है, जी हाँ। और अगर वो खड़ी रहती है तो वो डिजर्व करती है कि उसको रिकॉग्नाइज किया जाए और अप्रिशिएट किया जाए। ठीक है, मैं इसमें एक और चीज़ भी ऐड कर जी दूं। क्विकली। जी, आप कई ममालिक में, अगर आप अमेरिका में भी देखें, जो जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ओथ लेते हैं अपनी, तो उनकी जो वाइफ होती हैं वो और उनके बच्चे साथ भी होते हैं, अक्सर उन्होंने वो अपनी जो होली बुक बाइबल होती है उसके ऊपर ओथ लेते हैं, सही। उनकी वाइफ साथ खड़ी होती हैं, उन्होंने पकड़ी होती है। और- जब प्रेसिडेंट जी। ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ओथ लेते हैं तो उनकी वाइफ खड़ी होती हैं और बाइबल पकड़ी होती और है बाइबल उन्होंने। पकड़ी होती है उन्होंने, और मियाँ ऐसे हाथ करके। बिल्कुल। सो ठीक, दैट ठीक, recognizes the importance of a spouse, of a woman ठीक है। in a husband's success। और मेरे ख्याल है ये बहुत बड़ी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिंबॉलिक मैसेज था कि जो मिसेस सरीना सही। ईसा हैं वो खड़ी हुई हैं और she should सलमान be आबिद साहब भी standing यही there। समझते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। लेकिन जी, ना मुझे नहीं सलमान पता आबिद कि साहब। किसकी बीवी जो है उसके साथ कंट्रीब्यूट नहीं करती उसकी लाइफ की स्ट्रगल में। मतलब ये जो एमएनए इलेक्शन लड़ते हैं ना, इनकी वाइफ भी सारा दिन पूरे 4-5 महीने पागलों की तरह कैंपेन चलाती है। अगर इसको ही जवास बनाना है तो फिर तो वजीर आजम की बीवी को भी साथ खड़ा होना चाहिए, सीट्स पे और जितने पार्लियामेंट भी का हिस्सा चीफ भी जस्टिस बनती आए उनकी भी बीवियों को खड़ा होना चाहिए। देखिए ना, जवास जो है ऑप्टिक्स के तौर पे आप जिसको मर्जी खड़ा कर दें, ये मेरा मसला नहीं है, लेकिन जब आप जवास पेश कर रहे हैं कि वो उसकी बेटी थी कायदे आजम के साथ तो फला के साथ, तो अच्छा फिर एक तबकाती मसला भी ले आए। फिर ये ले आए कि वो क्योंकि बड़े खानदान की थी इसलिए उनका राइट था, बेचारी कोई छोटे खानदान से आ जाए तो उसका कोई राइट नहीं है। कलसूम नवाज ने बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था, उनको भी खड़ा कर दें। उनको तो माशाल्लाह आपने मादरे मिल्लत का खिताब भी दे दिया यहाँ मुस्लिम लीगियों ने, उनको भी खड़ा कर देते हैं और बहुत से लोगों को खड़ा कर देते हैं। अच्छा। देखिए मेरा ख्याल है कि ये ऑप्टिक्स के तो अच्छा, फिर अगर आप कोई कहता है कि उन्होंने इंतकाम लिया है, उन्होंने बाकायदा पैगाम दिया है, तो ये तो और उससे बड़ी ज्यादती की बात है कि अगर आप एक इंतकामी जज्बे के तहत किसी को खड़ा करके ये साबित करना चाह रहे हैं। तो इसलिए मैं तो ये जो सारा ऑप्टिक्स है इसको बस ठीक है एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे उन्होंने इस्तेमाल किया, उनका राइट है, उन्होंने कर लिया क्योंकि शायद कानून इजाजत देता होगा। लेकिन अगर कोई इसको मिसाल बनाना चाहे तो कल सबकी बीवियां खड़ी होंगी सर, ठीक, और सबकी पॉइंट बीवियों ने आपका आ अपने गया, अपने सलमान खावंदों साहब। को कंट्रीब्यूट किया ठीक हुआ है। है। कल रिजवान अजीज साहब कहेंगे मैं भी अपनी अहलिया के आसमा साथ आपकी आगे क्या राय है टॉक इस शो पे? में बैठना चाहता हूं क्योंकि इन मेरी लाइफ के अंदर इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो फिर ठीक। कैसे इसको डिनाई कर देंगे? आप तो नहीं ना कर नहीं, सकते। मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको कर लेंगे ना, आपको अच्छा, कर देंगे ना। आसमा। क्योंकि आप जिसको जवास बना रहे हैं, चलें। आप जिसको सलमान जवास आबिद साहब। बना रहे हैं, वो जवास ऐसा है कि फिर आप ये सिर्फ जस्टिस फाइजी साहब तक ठीक नहीं है, रखेंगे। ठीक है, ये फिर आपका हर एक के पॉइंट है, लिए ये आपकी होगा। राय है। आसमा, आप क्या राय रखती हैं? देखिए जी, हर जो एक होता है ना पोजीशन होती है, उसका सर्टन एक एक्सपेक्टेशन होती है उसके साथ, एक सर्टन एक उसके साथ एसोसिएटेड एक पूरा पैकेज होता है जिससे लेके आपने चलना होता है। आप सिर्फ ऑप्टिक्स फॉर द सेक ऑफ ऑप्टिक्स नहीं दे सकते। ऑलराइट, काजी का जो स्टेटस है ना, उसका डेकोरम ही ये है कि मेरे सामने मेरी औलाद, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, किसी का भी केस आएगा मैं उसे इंसाफ से सॉल्व करूंगा। मैं उसमें एक ऐसा स्टांस लूंगा जिसमें मैं कुछ नहीं देखूंगा सिवाय इंसाफ की रिक्वायरमेंट्स के। यहाँ पे वो बेसिक जो एक एलिमेंट ऑफ द तो स्टेटस, यही तो उन्होंने कहा है कि फैसलों का नहीं, मैं आइन का ताबे हूँ। तो सारे आइन के ताबे होते हैं, कौन आइन के ताबे नहीं होता? वो और सेंस में कहा है। जी जी जी, तो इससे एक आपकी ऑप्टिक्स ये भी तो कही ना कि मोस्ट आई एम रॉन्ग, आई विश आई एम रॉन्ग, ये उनके जहन में नहीं होगा। वो काजी फाइज ईसा साहब को कम फहम सियासतदानों के एक स्टंट का पैकेज उठा रहे जिसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। सही। एक सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी ने उनके ऊपर ये बोझ फेंक दिया है जिनका जिसके बारे में शायद उन्हें आयोटा बराबर भी पता नहीं है, ना वो ठीक उसे है। एसोसिएट करते हो। लेकिन ये इस तो वक्त के ऑप्टिक्स साथ ही पता की चल भी जाएगा। आसमा, बिल्कुल मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक पर जाएंगे, बाद वापस आएंगे, बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदी कमेटियों को अपना काम हर सूरत 26 सितंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है और 27 सितंबर को इब्तदाई हल्का बंदियों के इशात की डेडलाइन है। सवाल हमारा ये होगा कि क्या हल्का बंदियों से बर वक्त इंतखाबात मुमकिन हो पाएंगे? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदी कमेटियों को अपना काम हर सूरत 26 सितंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत की है और 27 सितंबर को इब्तदाई हल्का बंदियों के इशात की डेडलाइन है। मेरा सवाल ये है आसमा आपसे, क्या जल्द हल्का बंदियों से बर वक्त इंतखाबात मुमकिन हो पाएंगे? देखिए, जल्द हल्का बंदियों के बाद उन्होंने इस चीज को फेस अप करना ही उनके लिए एक राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन हो। सही। हल्का बंदियों फिलहाल इस वक्त हल्का बंदियां कंसेंसस के से व्हाट एक्चुअली दे वांट टू,
आप अपनी सीटों की रद्द-बदल अभी नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पार्लियामेंट की जरूरत। आपने इसी कंसेंसस को एक रीस्ट्रक्चर करना है और वो भी डिजिटल तरीके से करना है, वो भी आजकल जो है वर्क नहीं। तो इस चीज को पेस अप करना बहुत इजी है और इलेक्शन टाइम पे होना भी बहुत इजी है बिल्कुल अगर ठीक। इनकी इंटेंशन ठीक है, इंटेंशंस अगर है तो दिस इज नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क एट हैंड। ठीक। हाँ, अगर इसको ट्राई करना चाहें, इस पे प्ले अपॉन करना चाहें, तो फिर इट्स अ लॉन्ग रोड अहेड और उसमें हम टिप्पी टोज चलते चले जाएं। लेकिन ठीक है। if they want to get it done, if they are focused on preserving the constitution की को अगर उसको सेव करना है, इंटैक्ट करना है, अपनी फेडरेशन की एक जो आपकी फाउंडेशन है उसको स्ट्रांग रखना है, तो इस प्रोसेस को पेस अप करके ठीक है, यानी यू कंसीडर इट एज अ राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। सलमान आबिद साहब, वक्त थोड़ा कम है, मैं चाहूंगी क्विकली सब इस देखिए पर जी, मेरा तो मुख्तसर सा जवाब ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जितना पॉलिटिकल इबाम है ये इलेक्शन कमीशन का पैदा करता है और इस इलेक्शन कमीशन को एक सदारती अवार्ड देना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जो इबाम उन्होंने पैदा किया है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि निगरान हुकूमतें बन गई हैं और हमें पता नहीं है कि इलेक्शन कब होना है। भाई अगर आपने जनवरी में भी करवाना है, अगर आप हल्का बंदियां भी आई नहीं और इंतखाबी अमल का हिस्सा हल्का बंदियों के बारे में मैं पहले कह चुका हूं, जब आपने मर्दमशुमारी के नताइज के बाद आपने सीटों में इजाफा नहीं करना सूबों का, तो हल्का बंदियों की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। ये जो सारा खेल खेला जा रहा है ये इलेक्शन को इल्तवा में डालने की कोशिश है। इलेक्शन कमीशन उसके अंदर फरीक है। आप जनवरी में इलेक्शन करवाना चाहते हैं ना, आप डेट अनाउंस करें ताकि ये इबाम खत्म हो। जितना डेट ना अनाउंस करके आप इबाम पैदा कर रहे हैं, उसी से पॉलिटिकल एम्बिग्यूटी और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पैदा हो रही है। इलेक्शन कमीशन इसका बराह रास्त जिम्मेदार है और वो जमातें जिन्होंने मुश्तरका मफादात कौंसिल के अंदर बैठ के इसकी तौसीक की, वो भी उसकी उतनी ही जिम्मेदार है। बिल्कुल सही है। रजी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद ही इंतखाबी इत्तेहाद की बात की जा सकती है। इससे कबल तो वो ये ऐसी बातें नहीं कर रहे थे, दीवार के साथ लगाने की बात हो रही थी, अब कोई इशारा तो नहीं हुआ? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, इसी तरह वो कभी नाराज भी होंगे, कभी हंसते रहेंगे। अच्छा। लेकिन मसला ये है कि इलेक्शन की डेट देने में क्या हर्ज है, ये मैं पूछ रहा हूँ। इलेक्शन की डेट दें इलेक्शन कमीशन साहब, ताकि मुल्क में इलेक्शन का माहौल बने। सही। अभी तक तो यही अफवाहें सोशल मीडिया के ऊपर भी और फिजाओं और हवाओं में गर्दिश कर रही हैं कि पता नहीं इलेक्शन होना भी है कि नहीं होना, और इस गैर यकीनी की सूरत हाल की जिम्मेदारी, जैसे सलमान आबिद साहब ने फरमाया, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आयद होती है। ठीक है, रज़ा रहमान साहब। देखिए जी, ये एक बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज होती है हल्का बंदियाँ। सो बेहतर यही है कि एक बार वो हो जाएं और उसके बाद, ताकि कोई इसमें कोई अभी जो आप हम अनसर्टनिटी की बात कर रहे हैं, बेहतर है कि कोई इलेक्शन कमीशन इन हेस्ट एक्ट ना करे और वो हल्का बंदियाँ करके उसके बाद फिर एक अफर्मेटिव डेट दे दें। लेकिन हल्का बंदियाँ होना ज़रूरी है। उन्होंने अगर एक एक्सरसाइज शुरू कर दी हुई है तो उसको फिर पूरी तरह उसको ख़त्म करें। ठीक है, और आप कुछ ऐड भी करना चाह रहे थे सरीना इसे वाले मामले के ऊपर? मैं जी, ये सारी डिबेट ऑप्टिक्स की हो रही है और सारा कुछ हो रहा है। देखें, मैं सिर्फ उसमें मैं हम्बली ये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक इंसान जो, देखें, एक वकील होता है, मैं खुद वकील हूँ, उसके लिए एक सबसे बड़ी जो अचीवमेंट होती है, या अगर वो जुडिशरी में चला जाए कि वो आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं पाकिस्तान में रह के, तो ये एक बहुत बड़ी आपकी अचीवमेंट होती है। और उसमें आपकी जो फैमिली, खासकर आपकी जो वाइफ होती है, उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है आपकी सक्सेस के अंदर। ये हक सबको ही होगा। नहीं, मेरी बात सुन लें सलमान साहब, मेरी बात सुन लें। तो ये एक इंसान की एक खुद एतमादी का भी कुछ ऐड करिए, ये उसके इंसान के सेल्फ कॉन्फिडेंस की रिफ्लेक्शन है कि वो अपनी वाइफ को ड्यू क्रेडिट दे रहे हैं। इसको आप ऑप्टिक्स और उस डिबेट में ना लेके जाएं। आसमा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? क्विकली ऐड कीजिएगा। मैच 2-2 से बराबर है। बेसिकली एक नून लीग ने अपने हर मसले का हल ये बताया कि सर काजी फाइजा साहब जब आएंगे तो उनके हर मसले का हल हो जाएगा। मैम का भी हवाले से केस पीछे लगा है, देयर इज अ हिस्ट्री। अब वो उन्हें हर कदम फूक फूक के रखना पड़ेगा। ये बड़ी पता की बात आपने की है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त हमारा हो गया है। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।